जीवन है अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पुनः आपके पास जय प्रकरम का चौथा चैप्टर उत्सर्जन के 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं। इन 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिना समय गंवाए उत्सर्जन के 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है, वृक्क किस जय प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन। यहां वृक्क को ढूंढना है। ये चारों जय प्रक्रम का हिस्सा है। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए चारों क्रियाओं को होना अति आवश्यक है, लेकिन यहां ढूंढा जा रहा है वृक्क किस जय प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का। आंसर इसका ए। उत्सर्जन किसको कहते हैं? हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, हमारे शरीर में टॉक्सिन बनते हैं, हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उसे समय समय पर निकलना अति आवश्यक है। तो इसके निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके पास, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। रेजिन किस पौधे का, रेजिन किस पौधे का, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन, ए में बबुल, बी में कनेर, सी में पीपल, डी में डीड़। ये रेजिन जो है ना, चीड़, बी में डी में चीड़। तो रेजिन है ना चीड़ का। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? आंसर चीड़ आ गया। तो आप जानिएगा रेजिन क्या है। तो रेजिन पौधों में निकलने वाला एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों के तनों से, पौधों के टहनियों से निकलता है। रेजिन का उपयोग हम लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। रेजिन का उपयोग गोंद बनाने में करते हैं, रेजिन का उपयोग वार्निश बनाने में करते हैं, सुगंधी बनाने में करते हैं, अगरबत्ती बनाने में करते हैं। और याद रखिएगा, रेजिन सिर्फ चीड़ से नहीं निकलता है, रेजिन पाइन से भी निकलता है, रेजिन आपका रोजवुड से निकलता है, रेजिन आपका देवदार से निकलता है, और भी बहुत पौधों से रेजिन नामक पदार्थ निकलता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बेटा। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? ये यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? ए में फेफड़ा, बी में यकृत, सी में श्वास नलिका, डी में वृक्क। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करता है, याद रखिएगा। यूरिया रक्त में, यूरिया जो है ना रक्त में यकृत से प्रवेश करता है और पेशाब के रास्ते से शरीर से बाहर समय समय पर होते रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न बन गया। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, मनुष्य का रक्त कहां छनता है? हमारे रक्त में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो छनने की क्रिया छनता है। जैसे हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, जैसे बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, जिसके कारण हमारे रक्त में बहुत सारे अवशिष्ट गंदे पदार्थ बन जाते हैं, तो उसको छानना आवश्यक होता है। बट वो छनता कहाँ है? ए में फेफड़ा, बी में बोमेन संपुट, सी में कुंडलित नलिका, डी में मूत्रवाहिनी। तो हमारा मनुष्य का जो रक्त है ना, वो छनता है बोमेन संपुट में। आंसर इसका बी आएगा। तो बोमेन संपुट क्या है? देखिए, वृक्क का कार्यात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन के एक नली का नाम है बोमेन संपुट। तो मनुष्य का रक्त कहां छन रहा है? बोमेन संपुट में छन रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे बिना समय गंवाए। मुझे पता है आपके पास समय का अभाव है। देखिए, प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? नेफ्रॉन की संख्या क्या है? नेफ्रॉन क्या है? बहुत पतली 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 नलिका है। ये वृक्क के रचनात्मक इकाई भी है, कार्यात्मक इकाई भी है। ठीक है, तो नेफ्रॉन की संख्या लाखों में होती है, बट वो कितना लाख होता है ये आपको ढूंढना है। प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख, 12 लाख, 9 लाख, 8 लाख। याद रखेंगे 10 लाख। आपके सिलेबस के अनुसार ए आंसर इसका 10 लाख। प्रत्येक वृक्क में, यानी वृक्क की संख्या 2, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की दसियां 10 लाख इसकी संख्या होती है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बेटा, छठा प्रश्न आपके पास पूछ रहा है, वृक्क की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या? रचनात्मक, वृक्क की रचना करने वाले,
और कार्य करने वाले इकाई को क्या कहते हैं? ए में न्यूरॉन, बी में नेफ्रॉन, सी में ग्लोमेरुलस, डी में नीले। आंसर याद रखेंगे नेफ्रॉन, है ना। वृक्क की रचनात्मक, वृक्क की जो रचना हुई है ना नलियों से हुई है, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क का जो कार्य करने वाली इकाई है ना, ये आपका नेफ्रॉन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। 7वां प्रश्न आपके पास पूछ रहा है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। इस धरती पर जितने जीव जंतु हैं सारे में कुछ न कुछ पदार्थ उत्सर्जन क्रिया होते रहती है, पौधा में भी और जंतुओं में भी, है ना, सारे में। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद है, टैनिन है, रेजिन है। देखो बेटा, गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है, टैनिन भी उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन भी उत्सर्जी पदार्थ है, यहां तक कि फल भी उत्सर्जी पदार्थ है। इसका पत्तियां भी वसंत ऋतु में गिर जाती है, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है ना। तो आंसर इसका डी आ जाएगा। गोंद क्या है? गोंद तो आप जानते हो ना कि बचपन में हम लोग क्या करते थे, पेड़ को खुरच कर जब खुरचते हैं ना तो इसके अंदर सेलुलोज टूटता है और जेली के जैसा पदार्थ निकलता है, इसको हम गोंद कहते हैं। टैनिक एक रासायनिक यौगिक है बेटा, है ना। जैसे चाय में, कॉफी में, अंगूर में, ये सारे में टैनिन पाई जाती है। टैनिन से दवाइयां बनाई जाती है, कैंसर की दवा, हार्ट की दवा बनाई जाती है ना। तो ये आपका पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया? गोंद भी, टैनिन भी, रेजिन भी, और इनमें से आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न आपका पास, 8वां प्रश्न आपके पास बोल रहा है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? ढूंढना है कि किससे उत्सर्जन की क्रिया होती है, वृक्क से, अग्न्याशय से, आंख से। देखो अग्न्याशय से तो उत्सर्जन कुछ नहीं होता है, आंख से भी कुछ नहीं होता है। आंसर इसका आ गया क्या? वृक्क। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? हमारा वृक्क। वृक्क, किडनी को हम वृक्क कहते हैं ना, उत्सर्जी अंग हमारा वृक्क है। आगे बढ़ेंगे बेटा। देखो प्रश्नों को आप शांत से अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न बनेंगे आपका। क्या पूछ रहा है देखिए, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर को अपवहन के द्वारा पृथक करता है? जानना पहले क्या कृत्रिम वृक्क किसको कहते हैं, है ना। डायलिसिस उपकरण को हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं। जो डायलिसिस क्रिया होती है ना, इसके उपकरण को कृत्रिम वृक्क कहते हैं, है ना। तो कृत्रिम वृक्क क्या करता है ना कि कृत्रिम वृक्क क्या करता है ना, वो क्या करता है ना कि अपवहन क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर करता है। आंसर आपको मिल गया होगा। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर को अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन। आंसर इसका ए। कृत्रिम वृक्क क्या करता है ना कि रुधिर से अपवहन क्रिया के द्वारा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से समय समय पर बाहर करते रहता है। आंसर इसका नाइट्रोजन। 10वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न आपके सामने, आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत। देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन, जब एमिनो अम्ल टूटता है ना, विखंडित होता है तो क्या बनता है? ए में CO2, बी में CO, सी में NH3, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 अमोनिया। क्या बनता है? एमिनो अम्ल जब टूटता है तो NH3 बनता है, यानी कि अमोनिया बनता है। अमोनिया बनता है, याद रखेंगे। अमीनो अम्ल क्या है? हमारे शरीर में पहले से 10 अमीनो अम्ल मौजूद होता है। 10 हम भोजन से प्राप्त करते हैं और 10 गुना 20 और 20 मिलकर राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण करता है, याद रखेंगे। चले आगे बढ़े, 11वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है? देखो बेटा, बोल रहा है कि अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका क्या परिणाम होगा? हमारे शरीर में वृक्कों की संख्या 2, एक अगर खराब हो गया तो दूसरा उत्सर्जन की क्रिया करेगा, दोनों अगर खराब हो गया तब डायलिसिस की क्रिया होगी, दूसरी कोई उपाय नहीं। देखिए, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? आंसर इसका बी आएगा बेटा, है ना। आंसर इसका बी, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। चलिए, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 12वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो क्या बोल रहा है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? पेशाब का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? अब देखिए, इसमें चारों जानिएगा तो आंसर मिल जाएगा। क्रोमोप्लास्ट एक लवक है, ये इसमें क्रोमोप्लास्ट में लाल प्लस पीला प्लस नारंगी, इतने कलर का होता है क्रोमोप्लास्ट लवक, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट हरा होता है, वो आप पहले से जानते हो, है ना। यूरोक्रोम पीला होता है, बेटा याद रखेंगे, यूरोक्रोम पीला होता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, रंगहीन यानी बिना रंग का, ये जड़ों में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, है ना। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? आंसर आपका मिल गया, मिल गया। चलिए आंसर आपका यूरोक्रोम, आंसर यानी कि बी, आंसर आपका बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न आपके सामने, आपके स्क्रीन पर पूछा है कि अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, है ना। अवशिष्ट उत्पाद जो हमारे शरीर में खाना खाते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो बहुत सारे उत्पाद, अवशिष्ट उत्पाद, हानिकारक उत्पाद बनते हैं, टॉक्सिन बनता है, उसके निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में उत्सर्जन, बी में पोषण, सी में परिवहन, डी में श्वसन। आंसर इसका उत्सर्जन। अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। आंसर इसका क्या आ गया? ए, आंसर ए, है ना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपके सामने, एंजाइम पूछा है कि एंजाइम है, एंजाइम क्या है? हमारे शरीर में हार्मोन एक रसायन है, एंजाइम भी एक रसायन है। हार्मोन का काम अलग है, एंजाइम का काम अलग है। एंजाइम का क्या काम है? भोजन के पाचन क्रिया को उत्प्रेरित करना, उत्साहित करना, एक्टिव करना, पचने की क्रिया को एक्टिव कर देना, उत्साहित कर देना, उसको उत्प्रेरित कर देना ताकि भोजन पच जाए। प्रश्न क्या है? एंजाइम है, एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, हार्मोन, सरल पदार्थ, सरल पदार्थ, है ना। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक है, याद रखेंगे। आंसर इसका ए आएगा। एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक है, यानी कि भोजन के पाचन की क्रिया को एक्टिव कर देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न आपके सामने। 15 प्रश्न, क्या 15 क्या बोल रहा है? देखो प्रश्न क्या है? प्रोटोजोआ उत्सर्जन पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ क्या है? जीवों का एक वर्ग को प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, इग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है। बहुत सारे जीव प्रोटोजोआ वर्ग के प्राणी हैं। पूछा क्या है? प्रोटोजोआ उत्सर्जन पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ए में प्रासरण द्वारा, बी में विसरण द्वारा, सी में अवशोषण द्वारा, डी में निष्कासन द्वारा। तो प्रोटोजोआ वर्ग के जो जीव है ना, उत्सर्जन की क्रिया आपका विसरण के द्वारा करते हैं। आंसर इसका बी। प्रोटोजोआ उत्सर्जन पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? इसमें ढूंढिए उत्सर्जी किससे उत्सर्जन की क्रिया होती है, हानिकारक पदार्थ किससे निकलते, ये आपको ढूंढना है। ये में यकृत दिया है, बी में अग्न्याशय दिया है, सी में वृक्क दिया है, डी में फेफड़ा दिया है, यहाँ प्रमुख लगा दिया है। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग हमारा वृक्क है। आंसर इसका सी है। फेफड़ा भी उत्सर्जन अंग है लेकिन सहायक अंग है, याद रखेंगे, है ना। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आपके पास, 17वां प्रश्न आपके पास पूछ रहा है मानव मात्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? मानव मात्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? ए में देखो 96% दिया है, बी में 60% दिया है, सी में 2% दिया है, डी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, है ना। तो मानव में मात्र यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? 96 तो हो ही नहीं सकता, 60 हो नहीं सकता। इतना ज्यादा रहेगा तो हमारे शरीर का सारे ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। तो मानव मात्र में यूरिया का प्रतिशत 2% होता है, बेटा याद रखना। आंसर इसका सी। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न आपके सामने, आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए देखिए। पूछ रहा है क्या? गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहां संग्रहित होता है? मूत्र गुर्दे में उत्पादित होता है, जमा कहां होता है? एक ऐसा थैला में जमा होता है जहां से वो पेशाब के रास्ते धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो देखिए गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, बट वो कहां जमा होता है? ए में मूत्र मार्ग, ये तो मूत्र का रास्ता होता है। बी में मूत्रवाहिनी, मूत्र को ले जाने वाला। सी में वृक्क है ना। डी में मूत्राशय है, मूत्राशय में जमा होता है। आंसर इसका डी। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित कहां होता है? मूत्राशय में। मूत्राशय को अंग्रेजी में यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में अभी हाल फिलहाल वर्तमान समय में ये एक पथरी का केस बहुत आ रहा है कि पुरुषों में यूरिनरी ब्लैडर में पथरी हो गया। पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है।
तो पथरी में, जब पथरी होने से क्या होता है, पेशाब में दिक्कत होगी, पेशाब में जलन होगा, ब्लडिंग भी हो सकता है। पानी कम पिएंगे तो पथरी की संभावना बनेगी, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, पथरी बिल्कुल ही नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़े। 19वां प्रश्न आपके पास पूछ रहा है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? किण्वन क्रिया की चर्चा मैं पहले बहुत बार कर चुका हूं, है ना। तो किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है, ढूंढ लेंगे, ईस्ट में पाई जाती है। आंसर इसका बी आएगा, ईस्ट, है ना। तो ये अमीबा क्या है, थोड़ा सा और जानेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ये याद रखेंगे, ये पहले से आप जानते हो। एक कोशिकीय जीव है जिसका शरीर एक ही कोशिका की बनी होती है, उसको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं की बनी होती है, उसको बहुकोशिकीय कहा जाता है। इष्ट सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है, याद रखेंगे, है ना, सारे के सारे। तो किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें, इष्ट में पाई जाती है, स्पष्ट है। अब सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं, सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? जिसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सके, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, इसको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। चले 20वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत। 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है, देख बेटा, पूछा है कि अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। अमीबा के बारे में तो आप पहले से जानते हो कि अमीबा भोजन को उत्पाद से करता है, भोजन रसदानी में उसका भोजन पचता है, श्वसन क्रिया वो कोशिका झिल्ली से करता है। लेकिन आज जानेंगे क्या कि अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ क्या। अमीबा में उत्सर्जन किस चीज का होता है? ए में NH3 अमोनिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी में O2, सी में नाइट्रोजन। अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ जो होता है ना बेटा, वो होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी NH3 और CO2। आंसर इसका ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है केचुआ के प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या है। केचुआ के शरीर से क्या निकलता है? इसका उत्सर्जन जब वो करता है ना, वो मल मूत्र को त्यागता है, तो क्या निकलता है देखिएगा। ए में यूरिया दिया हुआ है, बी में अमोनिया दिया हुआ है, सी में अमीनो अम्ल दिया हुआ है। ध्यान रखिए, यूरिया सबसे ज्यादा निकलता है, इसको याद रखेंगे। यूरिया 50%, यानी जितना वो उत्सर्जन करता है इसमें यूरिया की मात्रा 50%, इसलिए इसको यूरेटोलिक जीव भी कहा जाता है ना। अमोनिया भी निकलता है, अमोनिया भी, और एमिनो अम्ल भी। आंसर इसका डी, इनमें से सभी। आंसर इसका डी। केचुआ के प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिया भी है, अमोनिया भी है, एमिनो अम्ल भी है, यानी कि आंसर इसका डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत। पूछ रहा है मानव के किस अंग से मसाले, जलवाष्प, लहसुन, प्याज का उत्सर्जन होता है? मानव, है ना, ध्यान देंगे। मानव के किस अंग से मसाले, जलवाष्प, CO2, लहसुन और प्याज का उत्सर्जन होता है? आप ध्यान दिए होंगे, ये सब सारे पदार्थ खाने के बाद आपके पास कोई बैठता है और जब ढकार लेता है ना, तो सारे का गंध आता है, सारे वाष्पित होकर फेफड़ा से निकलता है। आंसर इसका फेफड़ा आएगा, आंसर इसका सी। मानव के किस अंग से मसाले, जलवाष्प, CO2 और लहसुन, प्याज का उत्सर्जन होता है? आंसर इसका सी, फेफड़ा। आंसर इसका सी, फेफड़ा। किस रूप में? वाष्पित रूप में। चले आगे बढ़े। 23वां प्रश्न आपके पास, आपके सामने पूछ रहा है बिल्ली बिल्ली रुबिन नामक पीत वर्ण कहां से उत्पन्न होता है? बिल्ली रुबिन नामक पीत वर्ण कहां से उत्पन्न होता है? ए में यकृत, बी में वृक्क, सी में आंत, डी में इनमें से कोई नहीं। बिल्ली रुबिन नामक पीत वर्णक उत्पन्न होता है यकृत से। आंसर इसका ए आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बिल्ली रुबिन क्या है? ये पिता यकृत में उत्पन्न होकर पिताशय में जमा होता है। ये भोजन को पचाने में सहयोग तो करबे करता है, लेकिन कई प्रकार के बीमारियों में भी बिल्ली रुबिन सहायक है हमारे शरीर में। ये पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखेंगे, है ना, बिल्ली रुबिन के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। बिल्ली रुबिन अगर इसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाएगा, बिल्ली रुबिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगा तो पीलिया नामक बीमारी हो जाएगा बेटा, याद रखना।
पीलिया नामक बीमारी हो जाएगा। कौन? पीलिया, जॉन्डिस, एपेडाइटिस जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। बिल्ली बर्डिन एवं बिल्ली रूबिन नामक पित्तवर्णक कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में। वो कहाँ निकलता है? पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है, ठीक है। और बिल्ली रूबिन के बढ़ने से पीलिया नामक बीमारी होता है। बिल्ली बर्डिन, बिल्ली रूबिन जो है ना, वो पाचन क्रिया में सहायक है और कई प्रकार के बीमारियों में भी रक्षा करने में ये सहायक है। 24वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 24वां प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए देखो क्या बोला है। वृक्क का आकार कैसा होता है? वृक्क का आकार कैसा होता है? वृक्क यानी किडनी का आकार कैसा होता है? नाशपाती के जैसा, सेम के बीज के जैसा, इमली के बीज के जैसा। तो वृक्क का आकार जो होता है ना, सेम के बीज के जैसा। आंसर इसका भी आएगा। सेम का बीज किसको कहते हैं? छान छप्पर पर देखिएगा, सीम का बिच्चा निकालेंगे ना, तो ये इसी तरह आपका जो सीम का बिच्चा निकले ना, इसको हम बीज कहते हैं। और इसी प्रकार का किडनी की आकृति होती है। मानव तो क्या, इस धरती पर मैक्सिमम जितने जीव है सारे का वृक्क का आकार सेम के बीज के जैसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न आपके पास बोल रहा है कि वृक्क के चारों ओर लिपटी कौन सी झिल्ली पाई जाती है? वृक्क के चारों ओर लिपटी कौन सी झिल्ली पाई जाती है ना? पेरिटोनियम, कार्डियम, श्लेष्मा। वृक्क के चारों ओर, वृक्क जो है ना हमारा, इसके चारों ओर लिपटा हुआ कौन सी झिल्ली पाई जाती है? लिपटा हुआ झिल्ली, चारों पट्टी लिपटी हुई झिल्ली पाई जाती है। आंसर पेरिटोनियम, याद रखिए बेटा, पेरिटोनियम। वृक्क के चारों ओर लिपटी कौन सी झिल्ली पाई जाती है? आंसर इसका ए, पेरिटोनियम। और भी देखिएगा, हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है, इसके सुरक्षा कवच होता है। जैसे प्रधानमंत्री को देखते हो, चारों पट्टी से लोग घेर के रखते हैं इसकी सुरक्षा, प्रहरी। तो इसी प्रकार हमारे जो महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क हो गया है ना, वो मस्तिष्क काफी सुरक्षात्मक परतों से घिरा होता है। हार्ट हमारा हो गया, ये सुरक्षात्मक झिल्लियों से घिरा होता है। लीवर हमारा हो गया, ये सुरक्षात्मक झिल्लियों से घिरा होता है। तो किडनिया नहीं रहेगा क्या? तो किडनिया जो है ना, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। आंसर क्या है? वृक्क के चारों ओर लिपटी कौन सी झिल्ली पाई जाती है? आंसर क्या हो गया? ए में पेरिटोनियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। समय का अभाव आपके पास है, मुझे मालूम है कि आप बहुत कम समय आप देते हो पढ़ाई लिखाई में। अगर अधिक समय देंगे तब आप महान बनेंगे। वृक्क का भार कितना होता है बेटा? वजन कितना होता है वृक्क का? देखिए आपके सामने क्या है, 25 ग्राम, 140 ग्राम, 500 ग्राम, है ना, 1 केजी। अब देखो वृक्क का भार कितना होता है, याद रखिएगा 140 ग्राम। सब में, आपके किताब में, आपके सिलेबस में, कंपटीशन में भी वृक्क यानी किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला 27वां प्रश्न आपके पास। 27वां प्रश्न आपके पास पूछा है कि वृक्क के धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? देखो थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपका किडनी को, वृक्क को अगर हम दो भाग में बांटेंगे तो अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं, है ना, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क को जब हम दो भागों में बांट देंगे तो अंदर वाले भाग को हम मेडुला कहते हैं और बाहरी भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं ना, कार्टेक्स कहते हैं। और धसे हुए भाग को हम पेल्विस कहते हैं। वृक्क के धसे हुए भाग को हम पेल्विस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर वृक्क को हम दो भाग में बांट देंगे तो इंटरनल, अंदर वाले आंतरिक पार्ट्स को हम कहेंगे मेडुला और एक्सटर्नल यानी बाहरी पार्ट्स को कहेंगे कार्टेक्स और धसे हुए भाग को हम क्या बोलेंगे? पेल्विस। आंसर क्या हो गया? वृक्क के धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। आंसर इसका ए, आंसर इसका ए। बिना समय गंवाए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके पास 28वां प्रश्न बोल रहा है, एक समान व्यक्ति में 24 घंटे में कितना मूत्र बनता है? एक समान व्यक्ति में 24 घंटे में पेशाब आपका कितना बनता है? पेशाब का बनना जो है ना, जितना पानी पिएंगे वो पानी पर आधारित है। अगर आप पानी बहुत ज्यादा पिएंगे, 6 लीटर 7 लीटर पानी पिएंगे, 5 लीटर पिएंगे, तो पेशाब भी आपका ज्यादा बनेगा। अगर पानी कम पिएंगे पेशाब कम बनेगा। लेकिन एक एवरेज कहा जा रहा है कि एक समान व्यक्ति में 24 घंटे में कितना मूत्र बनता है? ए में 2 लीटर, बी में 4 लीटर, सी में 1.5 लीटर और डी में 4 लीटर, है ना। आंसर इसका 1.5 लीटर। एक समान व्यक्ति में मूत्र कितना बनता है? 24 घंटे में 1.5 लीटर बनता है। लेकिन मूत्र का नियमन जो होता है ना, ये पानी पर होता है। जितना पानी पिएंगे मूत्र उतना ज्यादा बनेगा। एक समान व्यक्ति में अगर एक छोटा सा बच्चा है, 10 साल से कम बच्चा है, तो इसको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए।
10 से ऊपर अगर बच्चा है ना तो कम से कम 3 से 4 लीटर कम से कम, वैसे आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बेटा 29वां प्रश्न आपके पास देखो क्या है, बोल रहा है मूत्र का पीएच मान कितना होता है। जब कोई व्यक्ति, क्या दिया हुआ है, ए में 4.5 से लेकर 8.6, 5 में 5 से 6, है ना, सी में 8 से 10, तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ताजा मूत्र, जब आप कोई व्यक्ति मूत्र तुरंत अगर त्याग करता है तो इसको पीएच मान 4.5 होता है, याद रखिएगा, ये अम्लीय होता है। फिर धीरे 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 वो क्षारीय हो जाता है, तो ये क्षारीयता इसका कितना चला जाता है, 8.6 चला जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो मूत्र का पीएच मान कितना हो गया, 4.5 से 8.6, आंसर इसका आ गया ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका 30वां प्रश्न आपके पास देखिए, ताजा मूत्र किस प्रकृति का होता है। मैं अभी तुरंत बताया, ताजा यानी जो पेशाब अगर तुरंत व्यक्ति करता है ना तो अम्लीय होता है, याद रखिएगा, बाद में धीरे धीरे क्षारीय हो जाता है ना। आंसर इसका ए, अम्लीय, आंसर इसका ए, अम्लीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 31वां प्रश्न, 35 प्रश्न बनाना है। पूछ रहा है कि डायलिसिस क्रिया कब होती है। मैं पहले बताया कि एक मानव में किडनी की संख्या 2 होती है, वृक्क की संख्या 2 होती है। एक जब खराब होता है तो दूसरा जब काम करना शुरू करता है, लेकिन दोनों खराब होता है तो डायलिसिस की क्रिया होती है। डायलिसिस क्रिया कब होती है, जब दोनों वृक्क खराब हो जाए तो डायलिसिस की क्रिया होती है। उत्तर इसका क्या हो गया, आंसर इसका बी। जब दोनों वृक्क खराब हो जाए तो डायलिसिस की क्रिया होती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। किडनी बदलवाइए, दूसरा से किडनी लीजिए, 50 लाख खर्चा कीजिए, तब आपका किडनी चेंज होगा, तब आप बचेंगे। 32वां प्रश्न आपके पास पूछ रहा है कि मूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है। देखो बेटा, मूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, याद रखेंगे। ए में यकृत, बी में नेफ्रॉन, सी में वृक्क और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मूत्र का निर्माण जो हो रहा है ना, ये नेफ्रॉन के द्वारा हो रहा है, पहले आपको बताया गया। नेफ्रॉन क्या है, यकृत का रचनात्मक कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और पेशाब, मूत्र का पेशाब कहाँ बन रहा है, पेशाब का निर्माण हो रहा है नेफ्रॉन में। आंसर इसका बी, आंसर इसका बी। बिना समय गंवाए, आपके समय को ध्यान रखते हुए 33वां प्रश्न आपके पास पूछ रहा है, केचुआ का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। केचुआ का, हर प्राणी का उत्सर्जन अंग होता है। जैसे मानव का किडनी हो गया ना, मानव का वृक्क हो गया, है ना, तो इस प्रकार केचुआ का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा, नेफ्रीडिया के द्वारा, त्वचा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, नेफ्रीडिया के द्वारा। आंसर, केचुआ का श्वसन त्वचा से होता है, लेकिन केचुआ का उत्सर्जन क्रिया नेफ्रीडिया से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33वां प्रश्न कंप्लीट। 34वां प्रश्न आपके पास आ गया। देखो बेटा, बोल रहा है श्वेत ग्रंथियां कहां पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां ए में त्वचा, बी में वृक्क, सी में यकृत, डी में इनमें से कोई नहीं। श्वेत ग्रंथियां त्वचा में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। त्वचा, जहां जहां आपका बाल निकला हुआ है ना, जहां से आपका पसीना निकलता है ना, उसको श्वेत ग्रंथियां कहा जाता है ना। तो ये श्वेत ग्रंथियां, जहां जहां बाल आपका निकला हुआ, इसको श्वेत ग्रंथि कहते हैं, जिससे पसीना निकलता है। याद रहे, यही आपको याद रखना है कि शरीर के अंदर से तरल पदार्थ बाहर निकलता है पसीना के रूप में, लेकिन बाहर से कोई भी तरल पदार्थ हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता। कारण जान लीजिएगा, त्वचा के नीचे एक सीबम नामक पदार्थ पाया जाता है। सीबम नामक वसा, शिवम, है ना। त्वचा के नीचे देखिए, कहीं कट छट जाएगा तो सफेद सफेद परत दिखेगा, है ना, इसको सीबम कहते हैं। सीबम का काम क्या है ना, कि बाहरी दुनिया से, बाहर से तरल पदार्थ हमारे शरीर के अंदर नहीं आए। जब स्नान करते हैं तो पानी देखते हो अंदर नहीं जाता है, लेकिन गर्मी के दिन में आपका पसीना निकल रहा है ना। अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग आ गए। अंतिम प्रश्न 35वां प्रश्न आपके पास बोला जा रहा है कि रुधिर को छानने की क्रिया कहां होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, रुधिर को छानने की क्रिया कहां हो रही है बेटा, बोमेन संपुट में हो रहा है ना, बोमेन संपुट में। आंसर इसका क्या हो गया, ए, बोमेन संपुट। तो आज आपने 35 प्रश्नों का एक जो सीरीज था उसे आपने बनाया, ज्ञान की वृद्धि किया। आगे मेरी कोशिश होगी कि बायोलॉजी का सारे एक एक अध्याय, एक एक पार्ट्स का बायोलॉजी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाऊं, इसके बाद सोशल साइंस का, फिर संस्कृत का, फिर हिंदी का। मेरी कोशिश होगी कि जनवरी तक सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए।
तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये 35 प्रश्न तो होते जरूर हैं, लेकिन इससे और भी कई प्रश्न इससे बनते हैं। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया। अगर मैं चाहूं तो इस 35 प्रश्न में पूरे आपको उत्सर्जन क्रिया बहुत डीप लेकर जा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि ज्यादा अगर डीप ले जाएंगे जटिल बनेगा, और आप मुझे मालूम है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दैट्स ऑल, आज इतना ही। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।